देखते हैं नया चैप्टर है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक 19 नंबर चैप्टर है केंद्रीय बैंक। ठीक है, केंद्रीय बैंक का इतिहास। आधुनिक युग में प्रत्येक देश में क्या होती है? केंद्रीय बैंक एक अत्यंत महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था है। आधुनिक युग में केंद्रीय बैंक प्रत्येक देश में एक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था है। सभी देश में क्या होती है? केंद्रीय बैंक होती है और एक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था है। और इसके संबंध में हम देखें, विश्व में सबसे पहला केंद्रीय बैंक स्विस बैंक विश्व में यदि हम देखें, पूरे देश में हम देखें तो प्रमुख केंद्रीय बैंक सर्वप्रथम 1668 में स्विस बैंक के नाम से स्थापित की गई। स्विस बैंक पूरे देश में सर्वप्रथम कब हुआ? 1668 में इसकी स्थापना की गई और ये देश का सबसे पहला केंद्रीय बैंक है जो स्वीडन में, स्विस बैंक मतलब स्वीडन में स्थापित हुआ। लेकिन वास्तव में केंद्रीय बैंक का प्रारंभ 1844 में 1844 में स्विस बैंक, केंद्रीय बैंक सर्वप्रथम स्विस बैंक के नाम से 1668 में। लेकिन वास्तविक यदि हम देखें तो केंद्रीय बैंक की स्थापना 1844 में इंग्लैंड में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना कहाँ की गई? 1844 में बैंक ऑफ इंग्लैंड केंद्रीय बैंक प्रारंभ कब हुआ? वास्तविक रूप से यदि हम देखें तो 1840 में स्थापित हुआ और इस बैंक का नाम था बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये इनकी इतिहास है। इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन सबसे पहले यदि हम देखें तो केंद्रीय बैंक सबसे पहले स्थापित हुआ स्विस बैंक के नाम से 1668 में स्वीडन में। लेकिन वास्तव में केंद्रीय बैंक प्रारंभ कब हुआ? 1840 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से स्थापित किया गया। ठीक है, अब इसकी अर्थ देखते हैं। केंद्रीय बैंक का अर्थ, किसी देश का केंद्रीय बैंक उस देश की क्या होती है? सर्वोच्च वित्तीय संस्था। किसी भी देश की केंद्रीय बैंक क्या होती है? उस देश की सर्वोच्च, ऊंचा, प्रथम वित्तीय संस्था होती है और इसको हम देश का शीर्ष बैंक कहते हैं। केंद्रीय बैंक को देश का शीर्ष बैंक के नाम से जानते हैं। और समस्त जितने भी बैंक देश के अंतर्गत जितने भी बैंक संचालित थे, इन सभी बैंकों के मार्गदर्शन का कार्य भी करते हैं। ये जो बैंक में क्या करती हैं? केंद्रीय बैंक में अन्य सभी बैंक, देश के जितने भी बैंक हैं, इन सभी बैंकों का मार्गदर्शन भी करती है। केंद्रीय बैंक क्या करती है? मार्गदर्शन करती है और जितने भी बैंक हैं इन सभी बैंकों का नियंत्रण करती है। नियंत्रण करने का भी काम करते हैं, मार्गदर्शन भी देता है और नियंत्रण करने का भी काम करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोटों का निर्माण करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक को दोनों एक ही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है या केंद्रीय बैंक है, दोनों एक ही है। इसका मुख्य कार्य क्या है? नोटों का निर्गमन करना, नोट निर्गमित करने का कार्य करते हैं। केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक क्या करती है? नोटों का निर्गमन करती है, मुद्रा निर्गमित करने का कार्य करती है। इस बार केंद्रीय बैंक में मुद्रा निर्गमन का कार्य करती है और नोट छापने के संबंध में ये इसका एकाधिकार प्राप्त है। नोट छापने के संबंध में क्या है? ये एकाधिकार प्राप्त है। यह क्या करती है? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या केंद्रीय बैंक क्या करती है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति एवं साख को नियंत्रित करती है। रिजर्व बैंक क्या करती है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति और साख को नियंत्रित करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का क्या है?
केंद्रीय बैंक, और इसका मुख्यालय कहाँ है, कार्यालय कहाँ है, मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, या केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए की गई है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई है? तो पहला उद्देश्य है रुपये के आंतरिक एवं बाह्य मूल्यों की स्थिरता लाना। केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है, या इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? रुपये के आंतरिक एवं बाह्य मूल्यों में स्थिरता। रुपये के आंतरिक एवं बाह्य मूल्यों में क्या करना है? स्थिरता लाना है। इसके अभाव में यदि रिजर्व बैंक की स्थापना नहीं होती, या इसके अभाव में रुपये का आंतरिक बाह्य मूल्य में स्थिरता नहीं लाई जा सकती। इसकी स्थापना के कारण कि आज हम देख रहे हैं कि देश के रुपये के आंतरिक एवं बाह्य मूल्य में स्थिरता लाई। इसके अभाव में मतलब स्थिरता लाना संभव नहीं था, क्योंकि ये शाखा मुद्रा पर क्या करती है? नियंत्रण करती है। ये जो बैंक में शाख एवं इस पर मुद्रा पर नियंत्रण करती है। मतलब इस बैंक की स्थापना नहीं होती तो मुद्रा एवं शाख पर नियंत्रण संभव नहीं हो पाता। अब क्या हो रही है? व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा की पूर्ति के विस्तार संकुचन नहीं हो सकता। अब क्या हो रहे हैं? रिजर्व बैंक में मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन, मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन पर अंकुश लगा सकते हैं। तो इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य है, यदि इन बैंकों की व्यवस्था नहीं होती या स्थापना नहीं होती तो देश के रुपये की आंतरिक और बाह्य मूल्य में स्थिरता लाना संभव नहीं, क्योंकि ये जो बैंक में क्या करती है? मुद्रा एवं शाख पर नियंत्रण करती है। तो मुद्रा एवं शाख पर नियंत्रण भी संभव नहीं हो पाता। दूसरा है सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करती है। सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना भी इसका मुख्य कार्य है, क्योंकि ये बाह्य ऋणों की व्यवस्था, सार्वजनिक ऋण या बाह्य ऋणों की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सरकार द्वारा विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के लिए, यह सरकार द्वारा विदेशों में क्या करती है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण एवं भुगतान की हिसाब रखता है। क्या करती है? ऋणों का भुगतान और भुगतान का हिसाब रखती है। इसकी पूर्ति रिजर्व बैंक की स्थापना से की गई। इस उद्देश्य की पूर्ति किसके द्वारा संभव पाई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना से संभव पाई। तीसरा है कोषों का केंद्रीकरण। आप सबको मालूम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कोष, आरक्षित कोष अपने पास रखवाती है। यदि कोई बैंक है, व्यापारिक बैंक में बैंक स्थापित करना चाहता है तो उनको आरक्षित कोष क्या करना पड़ेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ेगा। बिना कोष रखे कोई भी बैंक की स्थापना संभव नहीं है, क्योंकि आप सबको मालूम है केंद्रीय बैंक स्थापना के पूर्व समस्त बैंकों को क्या करनी पड़ती है? नगद कोष अलग से रखना पड़ता है। इससे बैंकिंग प्रणाली में सुदृढ़ता आती। क्या होती है? बैंकिंग प्रणाली में सुदृढ़ता दृढ़ता आती। इस प्रकार केंद्रीय बैंक में सभी बैंकों को, केंद्रीय बैंक क्या करती है? समस्त बैंकों के नगद कोषों के केंद्रीकरण के लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना की। चौथा है मुद्रा एवं शाख नीति में समन्वय। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? मुद्रा एवं शाख को नियंत्रित करती है। मुद्रा एवं शाख को नियंत्रित करते हैं, भुगतान के आधार को नियंत्रित करती है, और इसी के आधार पर क्या होता है? मुद्रा एवं शाख नीति में समन्वय किया जाता है। मुद्रा एवं शाख नीति में समन्वय की जाती है सरकार द्वारा, और शाख नियंत्रण इंपीरियल बैंक द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व यदि हम देखें, जिस समय रिजर्व बैंक की स्थापना नहीं हुई थी उसके पूर्व यदि हम देखें तो इसके समुचित विकास नहीं हो पाने का मुद्रा का निर्गमन सरकार द्वारा किया जाता है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना नहीं होने से सरकार क्या करती थी, मुद्रा का निर्गमन करती थी और साख नियंत्रण इंपीरियल बैंक द्वारा किया जाता था। इस नियंत्रण के दोहरेपन को समाप्त करने के लिए क्या किए गए, रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, जिससे मुद्रा एवं साख में नियंत्रण लगाया जा सकता है। बैंकिंग व्यवस्था का विकास करना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, बैंकिंग व्यवस्था का विकास करना। जितने भी बैंक है, व्यापारिक बैंक, इन सभी बैंकों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, नियंत्रण करती है, क्योंकि देश की बैंकिंग व्यवस्था के समुचित विकास के लिए, देश की बैंकिंग व्यवस्था के समुचित विकास के लिए केंद्रीय बैंक की आवश्यकता है, जिससे क्या होते हैं, व्यापारिक बैंकों का सही मार्गदर्शन विकास कर सकती है। बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन के कोई भी व्यापारिक बैंक क्या नहीं कर सकता है, कोई भी व्यापारिक बैंक सही ढंग से मार्गदर्शन विकास नहीं कर सकता। इस प्रकार बैंकिंग व्यवस्था का विकास करना भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। कृषि साख की व्यवस्था करना, कृषि साख, देश में कृषि विकास के लिए कृषि साख की समुचित व्यवस्था करने के लिए, देश में कृषि विकास करने के लिए देश की कृषि व्यवस्था में सुधार करने, और सुधार करना है तो इसके लिए साख की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो साख की व्यवस्था करने के लिए भी आवश्यकता महसूस की गई, और इस आवश्यकता महसूस करने के कारण भी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और इसके माध्यम से कृषि कार्य करने के लिए साख की व्यवस्था की गई। ये है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान व्यवस्था, भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान व्यवस्था क्या है। तो पहला है पूंजी। आप सबको मालूम है, किसी भी बैंक की स्थापना करना है तो बैंक की स्थापना करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। रिजर्व बैंक जिस समय प्रारंभ हुआ, रिजर्व बैंक जिस समय प्रारंभ हुआ उस समय शेयर होता था वो निजी होल्डरों के हाथों में होता था, निजी शेयर होल्डरों का बैंक था। मतलब रिजर्व बैंक प्रारंभ में क्या था, निजी होल्डरों का बैंक था। इसकी पूंजी 5 करोड़ थी, इसकी पूंजी क्या थी, 5 करोड़ थी, और यह पूंजी 100 रुपये की, 100 रुपये वाली थी। जो अंश है पूंजी है, शेयर जिसको कहते हैं, 100 रुपये की थी, और ये जो शेयर होते 5 लाख लोगों में विभाजित। ये क्या था, 5 लाख लोगों के शेयर को विभाजित। और इसकी स्थापना यदि हम देखें 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1949 को सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा क्या किया गया, इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और राष्ट्रीयकरण कर दिए जाने से क्या हो गई, जो शेयर होल्डरों के सभी शेयर वे सरकार ने स्वयं खरीद ली। जितने भी शेयर लगाए थे 100 रुपये की, 5 लाख लोग, उनको सरकार ने स्वयं खरीद लिया। 100 रुपये के बदला उन लोगों को कितने दिए गए, 118 रुपये 10 पैसे, 118 रुपये 10 पैसा। 100 रुपये का शेयर था, उनके बदले उन शेयर होल्डरों को क्या दिया गया, 118 रुपये 10 पैसा दिया गया। अब हम देखते हैं इसके पास जो पूंजी है, रिजर्व बैंक के पास जो पूंजी है 5 करोड़ की प्रदत्त पूंजी है। 5 करोड़ की क्या है, प्रदत्त पूंजी है, और 150 करोड़ रुपए की संचित कोष, संचित और रक्षित कोष जिसको कहते हैं, 150 करोड़ रुपए की संचित कोष, आरक्षित कोष, रक्षित कोष सब एक ही है। और 50 करोड़, 150 करोड़ की रक्षित कोष है, और 5 करोड़ की पूंजी है जो शेयर होल्डरों के माध्यम से। इस कार्य हो गए पूंजी। प्रबंध, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई, इतनी पूंजी लगाएंगे। अब इसका प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है, प्रबंध भी करना आवश्यक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक की जो प्रबंध है एवं निर्देशन, रिजर्व बैंक में सामान्य प्रबंध का कार्य किए जाते हैं और निर्देशन का कार्य किए जाते हैं, जिसमें 20 सदस्य
20 सदस्य है इसमें, और केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा इनका नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय जो मंडल होते हैं, केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा इनका नियुक्ति की जाती है। और इसमें क्या है, एक गवर्नर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और एक वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी होते हैं। एक क्या होता है, गवर्नर होता है, और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और एक वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी होते हैं, और 10 संचालक जो भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसमें 10 संचालक होते हैं, और इस 10 संचालकों का मनोनयन भारत सरकार द्वारा किए जाते हैं। और इसमें 10 में से 4 संचालक स्थानीय बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए, 4 संचालक क्या होते हैं, स्थानीय बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार यदि हम देखें, केंद्रीय बैंक 4 स्थानीय बोर्ड भी है। केंद्रीय बैंक के अतिरिक्त 4 स्थानीय बोर्ड भी है। केंद्रीय बैंक के अलावा 4 और शाखा है। स्थानीय बोर्ड जिसको हम कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई और नई दिल्ली में। और इसमें जो गवर्नर होता है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य होता है। 4 डिप्टी गवर्नर, 1 गवर्नर होता है। इसमें से जो गवर्नर होता है वे क्या होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य होता है। इसके बाद कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है, मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में है, लेकिन अपने कार्य को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए, चलाने के लिए उसे नई दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, बेंगलोर में, अहमदाबाद, नागपुर, कानपुर, पटना आदि में स्थानीय कार्यालय खोल रखे। यदि रिजर्व बैंक को अपने कार्य को सही तरीके से संचालित करना है तो इसके लिए अलग अलग राज्यों में शाखा खोली गई है, और केंद्र सरकार की अनुमति से रिजर्व बैंक किसी भी स्थान पर अपनी शाखा खोल सकती है। केंद्र सरकार की अनुमति के बिना रिजर्व बैंक कोई भी राज्य में अपनी शाखा स्थापित नहीं कर सकता। जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक की शाखा नहीं है, जहां पर रिजर्व बैंक की शाखा नहीं है, वहां भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करती है। इसके प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करती है। ये हो गए कार्यालय। जहां रिजर्व बैंक अपनी शाखा नहीं खोल पाई है, वहां कार्य कौन देखता है, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा की जाती है। इसके बाद देखते हैं रिजर्व बैंक के विभाग। रिजर्व बैंक के अलग अलग विभाग है। पहला है निर्गमन विभाग। आप सबको मालूम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, नोटों का निर्गमन करती है। नोट निर्गमन में इनको एक अधिकार प्राप्त है, तो नोटों को निर्गमन करने के लिए निर्गमन विभाग। दूसरा है कृषि साख विभाग, किसानों की कृषि साख को पूरा करने के लिए कृषि साख विभाग की स्थापना की गई। ये भी रिजर्व बैंक का प्रमुख विभाग है। रिजर्व बैंक को क्या करनी पड़ती है, कृषि साख विभाग को भी देखनी पड़ती है। तो ये कृषि संबंधी नीति का निर्माण करता है, कृषि को साख प्रदान करती है, रिपोर्ट प्रकाशित करने का काम करती है। इसके बाद तीसरा है बैंकिंग विकास विभाग। इस विभाग का मुख्य कार्य है बैंकिंग अनुसंधान समिति की सिफारिशों को कार्य रूप में परिणत करना। इस बैंक का मुख्य कार्य क्या है, बैंकिंग अनुसंधान समिति होती है और इनकी सिफारिश अनुमोदन करना इसका मुख्य कार्य। कानून विभाग, आप सबको मालूम कानूनी विभाग में अन्य सभी विभागों को कानूनी सलाह देते हैं। कानूनी विभाग मतलब ये सभी विभागों को कानूनी सलाह देते हैं, कानूनी सलाह मशवरा देते हैं। और विनिमय नियंत्रण विभाग, क्योंकि विनिमय मुद्रा का विनिमय करना, इसके लिए भी विनिमय विभाग की स्थापना की गई। विनिमय विभाग के द्वारा भी क्या की जाती है, विनिमय विभाग के द्वारा क्या कहते हैं, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण का कार्य करते हैं। विदेशी विनिमय बैंक पर नियंत्रण का कार्य करती हैं।
और इसकी स्थापना 1939 में हुई। विनिमय नियंत्रण विभाग की स्थापना 1939 में किया गया और इसके लिए विनिमय अधिनियम नियंत्रण स्थापित किए गए, क्योंकि अधिनियम पारित किए गए। विनिमय नियंत्रण विभाग की स्थापना कब हुई? 1939 में की गई और इसके नियंत्रण के लिए विनिमय अधिनियम विभाग की स्थापना की गई और इसकी स्थापना 1947 में पास किया गया। 1947 में पास हुआ। विनिमय अधिनियम कब पारित हुआ? 1947 में पारित किया गया। इस प्रकार ये हो गया भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान व्यवस्था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य और रिजर्व बैंक का अर्थ और इतिहास, ये आज के लिए ठीक है।